हेलो चैंपियंस, मैं हूं आर्यन एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कहकर, जहां हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल हमने पार्ट 1 लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का कंप्लीट किया है, जिसमें हमने न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया था। और न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट किया था, समझा था। और उसमें न्यूट्रिशन में 2-4 पॉइंट रह गए थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, जो मैंने आपको बताया था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो कल 2-4 पॉइंट छोटे छोटे रह गए थे, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना आगे का टॉपिक। तो देखिए, आज पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये चीज देखिए, कल हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी ना, फोटोसिंथेसिस की। ऐसे ही आज हम फोटोसिंथेसिस डिजर्ट प्लांट्स के अंदर समझने वाले हैं। ये छोटा सा पॉइंट है, रह गया था। डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है? सेम होता है। अच्छा, सेम तो नहीं होता है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही अलग होता है। डेजर्ट प्लांट्स क्या, पहले देखिए। तो देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा डेजर्ट प्लांट्स कैसे होते हैं। कैक्टस एक्टस आपने देखे, तो रेगिस्तानी इलाकों में आपको ऐसे प्लांट देखने को मिलेंगे। इन प्लांट्स की खासियत यह है कि इनमें लीव्स होती नहीं है, पत्तियां होती नहीं है। और मैंने आपको बताया था किचन फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों के पास में क्लोरोफिल होता है अच्छी खासी मात्रा में, वहीं पर भोजन बनता है, वहीं पर क्लोरोप्लास्ट होता है, बताया था ना। अच्छा, इनके पास अगर पत्तियां नहीं तो क्या भोजन नहीं बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि इनकी मॉडिफाइड पत्तियां हैं। मतलब इनकी लीव्स मॉडिफाई हो गई हैं स्टेम में। मैंने क्या बोला? इनके पास भी लीव्स हैं, लेकिन इनकी लीव्स मॉडिफाई हो गई हैं किसमें? स्टेम में। यानी इनकी स्टेम लीव्स की तरह काम करती है, यानी इनकी स्टेम के अंदर भोजन बनता है। होता क्या है, डेजर्ट प्लांट्स का टॉपिक इसलिए मैंने अलग से ऐड किया, क्योंकि इनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है। अब इनमें लीव्स मॉडिफाई हो गई तो कुछ चीजें चेंज होंगी। होता क्या है, डेजर्ट में, यानी जहां पर रेगिस्तानी इलाका होता है, वहां पर बारिश बहुत कम होती है, वहां पर पानी की कमी रहती है। और प्लांट्स को जीने के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा उनको पानी चाहिए होता है। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, वो सुबह के टाइम पे यानी डे टाइम पर अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। स्टोमेटा याद है ना आपको, मैंने बताया था कल की वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऊपर आई लिंक कहीं पर आ रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, पीछे वाली जो पार्ट 1 मैंने बनाया था। तो चलिए, स्टोमेटा क्या बताया था मैंने? स्टोमेटा जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है, वो स्टोमेटा की होती है। यानी स्टोमेटा एक ओपनिंग है, ऐसा कह सकते हैं कि स्टोमेटा क्या एक ओपनिंग है। तो ये क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स डे टाइम पर अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं, खोलते नहीं है। अब स्टोमेटा क्लोज रहेगा तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा ही नहीं पाएगी। भाई, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कब जा रही है? जब स्टोमेटा ओपन है। डे टाइम पर स्टोमेटा ओपन रखते नहीं है। और आपको पता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होने के लिए 4-5 चीजें जरूरी हैं। जैसे सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है, वाटर का होना बहुत जरूरी है। पता है ना? तो ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा भोजन बनेगा, यानी प्लांट्स का भोजन बनेगा, ग्लूकोज। अब यहां पर सब कुछ इसको मिल जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि डे टाइम पर इनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो ये करते क्या है और ये क्लोज रखते क्यों है, ये भी समझिए। प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा है, जो ओपनिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन लेने छोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि इनके अंदर पानी जो जाता है, यानी जो पानी ये रिलीज करते हैं, जैसे अपना जैसे पसीना देख रहे हो ना, ये पसीना जो रिलीज हो रहा है अपने ऊपर, तो ये अपने ऊपर जो पसीना जो निकलता है, वो स्वेट ग्लैंड से निकलता है। यहां पर स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से, तो वो वहां पर स्वेट के पोर्स होते हैं, यानी पसीने निकलने के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, अपने ऊपर होते हैं ना। ऐसे ही इनके ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ये पानी को लूज करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो भी होता है। अब उनके लिए तो पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। तो ये पानी बाहर ना निकल जाए, इसीलिए ये डे टाइम पर अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। फिर अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे जाएगी और भोजन कैसे बनेगा? तो ये नाइट टाइम पर, रात के समय पर अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं। और एक्सेस वाटर ज्यादा निकल ना जाए तो क्या होता है, नाइट टाइम पर भाई धूप तो होती नहीं है, तो एक्सेस वाटर लॉस नहीं होता इतना। तो डे टाइम पर ये क्लोज रखते हैं और नाइट टाइम पर ये ओपन कर लेते हैं। और जब ये ओपन करते हैं तो नाइट टाइम पर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये रात भर में ले लेते हैं। और रात भर में कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद जब दिन होता है तो सन की लाइट होती है। सन की लाइट होगी तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा और अंदर पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सिर्फ कमी थी, वो उसने रात में पूरी कर ली। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये था डेजर्ट प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का फंडा। इसको अब छोड़ते हैं और आगे हम समझते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी एक कोशिकीय जीव।
हमने आपको बताया था एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर कीमो ऑटोट्रॉपिक केमिकल्स की मदद से बनाते हैं, और एक फोटो ऑटोट्रॉपिक जो फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। हमने वो दोनों पढ़ लिए, सब समझ लिया। अभी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर हमने क्या पढ़े थे, 3 टाइप और पढ़े थे। एक तो होलोजोइक, जो पूरा भोजन ऐसे बाहर से अंदर लेते हो, स्वेलो करते हो अंदर, ठीक है ना। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक पढ़ा था। सेप्रोफाइटिक में क्या पढ़ा था, सड़े गले चीजों पर डिपेंड होते हैं ये, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा क्या पढ़ा था, पैरासिटिक, पैरासाइट्स, परजीवी दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं लेकिन बिना उस ऑर्गेनिज्म को मारे, पढ़ा था ना ये सब। सबसे पहला टाइप होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमारे 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, मैंने आपको बताया भी था। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से आएंगे, जैसे डॉग्स, ह्यूमंस, ये सब आते हैं। इसके अलावा अमीबा और पैरामीशियम भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। क्यों आते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे यहां पर कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्यों आते हैं अमीबा और पैरामीशियम। तो देखिए, क्योंकि ये अपने फूड को पूरा बाहर से ही अंदर इंजेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में रखे जाते हैं। क्योंकि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहता है जब हम भोजन को इस तरीके से बाहर से एक्सटर्नली अंदर की ओर अपने बॉडी के अंदर डालें तो वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक, तो देखिए होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा कैसा दिखता है आपने देखा होगा, अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक सिंगल सेल से बना है, सिंगल सेल है अमीबा। तो ये अपनी जो कोशिका होती है ना, इसको चेंज करता रहता है। कैसे चेंज कर पाता है, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो फिक्स्ड नहीं है, इसका शेप फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना। ये मूवमेंट कर पाता है। मूवमेंट क्यों कर पाता है, इसके पास स्यूडोपॉड्स होते हैं। स्यूडोपॉड्स किन्हें कहते हैं, देखिए डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा, साथ में इधर भी देखिए आप, ये देखिए अमीबा इस तरीके का कुछ दिखता है। ये जब मान लीजिए यहां पर कोई फूड का वैक्यूल है, या सॉरी यहां पर कोई फूड का एक मटेरियल कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कोई फूड का कुछ भी चीज पड़ी, कोई पार्ट पड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है कि अपने स्यूडोपॉड्स निकाल लेता है इस तरीके के, ऐसे ये पैर जैसे निकाल लेता है, लंबे लंबे फैलाने लगता है ऐसे। और एक समय आता है कि इन पैरों की मदद से इसको ये पूरा अंदर कर लेता है। कैसे कर लेता है, पूरा अंदर कर लेता है ऐसे करके, और एक टाइम पे दोनों जुड़ जाते हैं ये ऐसे करके, और ये पूरा अंदर चला जाता है, समझ रहे हो, और वैक्यूल बन जाता है। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा ना, क्योंकि ये डे टाइम पे मैं शूट कर रहा हूं, इस वजह से रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज्यादा पड़ रहा होगा। हाँ तो अभी ठीक है। देखिए तो हम क्या पढ़ रहे थे, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। तो अमीबा अपने स्यूडोपोड्स निकाल लेता है और एक फूड का वैक्यूल तैयार कर लेता है अपने अंदर, और उसको डाइजेस्ट करता है। कैसे करता है चलिए आइए देखते हैं। क्या लिखा है, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग स्यूडोपोड्स। स्यूडोपोड्स क्या, ये जो अपने पैर जैसे निकाल लेता है ना, इनको स्यूडोपोड्स कहते हैं। अच्छा, ये स्यूडोपोड्स सिर्फ फूड के वैक्यूल को घेरने में मदद नहीं करते, यानी फूड को अंदर लेने में मदद नहीं करते, बल्कि इसकी मूवमेंट भी यही करवाते हैं। इसीलिए तो इसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि स्यूडोपोड्स की मदद से इधर उधर चेंज करता रहता है, और इसकी वजह से इसका शेप चेंज होता रहता है। और स्यूडोपोड्स इसके चलने में मदद करते हैं, इसके मूवमेंट में मदद करते हैं। यानी स्यूडोपोड्स क्या है, इसके मूवमेंट में मदद करने वाले पैर हैं, जो मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। ऐसे झूठे पैर बोले मतलब फॉल्स फीट। क्यों, क्योंकि ये रियल के पैर नहीं है जो चलाएं या कुछ भी करें, मतलब मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं बस, तो स्यूडोपोड्स, ठीक, जो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और फूड को अंदर लेने में मदद करते हैं। क्लियर है। दूसरा क्या है, ले लिया भाई फूड के मटेरियल को अंदर, फूड के पार्टिकल को अंदर ले लिया, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड। अब अंदर क्या होगा, एक फूड का वैक्यूल बन जाएगा। देखो फूड का वैक्यूल अंदर बन गया, डायग्राम में भी दिख रहा होगा, फूड का वैक्यूल अंदर बन जाता है। एंजाइम्स अंदर जो होते हैं ना, अब जो इस अमीबा के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं भाई, जो डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मौजूद है, ये तो एक सेल है ना, इस सेल के अंदर अपनी सब चीजें होंगी, जो हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था ना, वो सब चीजें होंगी। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम सीक्रेट कर देगा, छोड़ देगा किसके पास, वही फूड वैक्यूल की तरफ छोड़ देगा उस एंजाइम्स को। क्यों, उस एंजाइम की मदद से क्या होगा, विच ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब जो पार्टिकल जो आया है, जो फूड का पार्टिकल जो आया है अंदर, ठीक है ना, जो वैक्यूल बन गया है, अब उसके अंदर जो फूड है उसको तोड़ेगा, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ेगा और किसमें बदलेगा, सिंपलर सॉल्यूबल सब्सटेंस में बदलेगा, यानी जो उसके पूरे साइटोप्लाज्म में घुल जाए मिल जाए उसमें बदलेगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अमीबा ने क्या किया, बाहर से एक फूड के पार्टिकल को अंदर लिया अपने स्यूडोपोड्स की मदद से, और अपने साइटोप्लाज्म में उसको शामिल किया और एक फूड वैक्यूल तैयार किया, और उस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स को छोड़ दिया। एंजाइम्स ने क्या किया, उन फूड वैक्यूल के अंदर मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में बदल दिया, और बस वो खाना डाइजेस्ट हो गया। अब उस खाने को डाइजेस्ट कर लिया है तो उसको बाहर भी निकालेगा, जैसे अंदर लिया था वैसे स्यूडोपोड्स की मदद से बाहर भी निकाल देता है। क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा,
मूव्स टू सेल सरफेस, वो सेल की सरफेस की सतह के पास में चला जाएगा कहीं यहां पर, ठीक है ना, एंड थ्रोन आउट, और इसके बाद में वो बाहर फेंक दिया जाएगा और बाहर फेंक दिया जाएगा। इतनी बात दिख रही होगी, समझ में आ रही है, क्लियर है ये चीजें, ठीक है। तो ये था कुछ अमीबा का स्ट्रक्चर। अब हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल जैसा दिखता है, स्लीपर जैसा। कैसा दिखता है? स्लीपर जैसा। इस तरीके से कुछ इसका शेप होता है, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। इसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। चलिए इसको छोड़िए, डायग्राम में तो आपको दिख ही रहा होगा। और इसमें एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, एक जगह होती है, याद रखिएगा, ये एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, ये स्पेसिफिक स्पॉट होता है, याद रखना, ये एक स्पेशल जगह है। क्यों है? समझो हमारी बात। क्या लिखा है? द सेल हैज अ डेफिनिट शेप। इस सेल का डेफिनिट शेप होता है, किसका? पैरामीशियम का। इसका डेफिनिट नहीं था, ये चेंज कर लेता था स्यूडोपोड्स की मदद से, लेकिन यहां पर क्या है? डेफिनिट शेप है, स्लीपर जैसा। कैसा? स्लीपर जैसा। डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम यहां पे कहीं हम लगा देंगे, जब इसको हटाएंगे, ठीक ना, तब देखिए। फूड इज मूव्ड टू अ स्पेसिफिक स्पॉट। होता क्या है? फूड का पार्टिकल जो भी आया, वो सिलिया की मदद से, ये जो सिलिया दिख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम लोग सिलिया कहते हैं। इनके ऊपर सिलिया होते हैं बहुत सारे। तो उन सिलिया की मदद से ये क्या करते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की मदद से ये अपने भोजन के पार्टिकल की, मतलब जो भोजन आया अंदर, ठीक है ना, वो जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल को एक स्पेसिफिक स्पॉट पे पहुंचाते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे पहुंचाते हैं यहां पर, ठीक है ना, और वहां पर उसको डाइजेस्ट करते हैं। सिंपल है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है? सेल, इसका डेफिनेट शेप है स्लीपर की जैसा। फूड मूव होता है स्पेसिफिक स्पॉट पे, जिसे हम लोग वैक्यूल कह सकते हैं, वहां वैक्यूल बन जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। किसकी मूवमेंट से? सिलिया। एक और बात, सिलिया की मूवमेंट से अपने फूड को भी अंदर पहुंचाते हैं। सिलिया से फूड को अंदर, सिलिया क्या करते हैं? इसका फूड की मूवमेंट अंदर तरफ करा देते हैं और स्पॉट, एक स्पेसिफिक स्पॉट पे पहुंचा देते हैं, जहां फूड का वैक्यूल बन जाता है। क्लियर है बात? एक बात और, ये सिलिया ही वो चीज है जो पैरामीशियम को मूवमेंट कराने में भी हेल्प करती है। पैरामीशियम जो मूवमेंट करता है ना, वो कब कर पाता है? अपनी सिलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के जरिए कर पाता है, जैसे अमीबा स्यूडोपोड्स की वजह से कर पा रहा था। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको एकदम क्लियर होगी, अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो अभी न्यूट्रिशन के अंदर हमने होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया है, चीजों को समझाया है। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट में क्या होते हैं मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, समझाया था, बस छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। अभी इससे ज्यादा एनसीईआरटी क्लास 10 में ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है। अब हम मेन जो पढ़ने वाले वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब हम जो पढ़ने वाले, मेन चीज जो पढ़ने वाले हैं, वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। मेनली क्लास 10 में ये है, और यहां से क्वेश्चंस हद से ज्यादा बनते हैं और बहुत लंबा टॉपिक भी है, लेकिन हम अच्छे से और इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और अगले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या समझने वाले हैं? ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, तो हम कुल मिलाकर यहां पर समझने क्या वाले हैं, पहले इसको देखिए। हम यहां समझने वाले हैं कि ह्यूमन बींग यानी जो इंसान होता है, इंसान किस तरीके से भोजन को प्राप्त करता है, भोजन को लेता है, और अपने अंदर भोजन को लेने के बाद भोजन को, जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, उसको निकालने तक की प्रक्रिया को समझने वाले हैं इसमें। यानी न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? पोषण। तो हमने भोजन लिया, लेने के बाद में वो आखिरी तक पोषण है, हमने उस भोजन का इस्तेमाल कैसे किया, वहां तक हम पूरा पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। यानी भोजन लिया, खाया पिया, डाइजेस्ट हुआ, सब कुछ, तो वो सब प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं इसकी यहां पर। अच्छा, इसको हमने 5 मुख्य स्टेप में बांटा है कि भोजन जो है ना, जो न्यूट्रिशन जो हमारे अंदर होता है, वो 5 स्टेप में होता है। कितनी स्टेप में होता है? 5 स्टेप में होता है। न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के अंदर 5 स्टेप में होता है। कौन कौन सी 5 स्टेप? क्लियर है? वीडियो क्लियर है? ठीक ना, साइड में रिफ्लेक्शन हो सकता है, वैसे वीडियो क्लियर है, ठीक है। तो 5 स्टेप में होता है। वो 5 स्टेप कौन कौन सी है? एक है इंजेशन, दूसरी है डाइजेशन, तीसरी एब्जॉर्प्शन, चौथी एसिमिलेशन, पांचवी है एजेशन। तो देखो क्या है इंजेशन का, क्या मतलब है, एकदम सिंपल शब्दों में समझाएंगे, ज्यादा लंबी भाषा नहीं इंग्लिश वाली। इंजेशन का मतलब फूड को लिया और मुंह के अंदर रखा, बस वही इंजेशन है। यानी अपने हाथों के जरिए फूड को अपने मुंह तक पहुंचाने की प्रक्रिया इंजेशन है, मुंह के अंदर रखने तक की प्रक्रिया इंजेशन है। यानी भोजन को आप अपने मुंह तक ले जाओ, मुंह के अंदर तक पहुंचाओ, बस वही है क्या? इंजेशन। क्लियर है बात? यानी फूड कहां पे पहुंच रहा है? फूड माउथ से, सॉरी, फूड जो है वो माउथ में जा रहा है, इंजेशन है। क्लियर है बात? सेकंड क्या है? डाइजेशन। क्या है? डाइजेशन। इसका मतलब क्या है? फूड के अंदर क्या होते हैं? फूड के अंदर बहुत सारी चीजें, फूड के अंदर बहुत सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है ना, विटामिन हैं, इसमें आप पानी भी तो पियोगे,
पानी पियोगे तो वो भी क्या है भाई, भोजन साथ पानी भी तो पीते हो, पानी में क्या है, वाटर में क्या है, मिनरल्स हैं और भी चीजें। तो ये विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये दुनियादारी की जो चीजें हैं इतनी सारी, ये सब डाइजेस्ट भी तो हमें करनी है। तो वो प्रोसेस डाइजेशन है, यानी न्यूट्रिएंट्स का सिंप्लीफिकेशन करना डाइजेशन कहलाता है। तो ये यानी न्यूट्रिएंट्स यहां पर टूटेंगे, क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स टूटेंगे, यानी न्यूट्रिएंट्स का टूटना, न्यूट्रिएंट्स का टूटना क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। फिर आया एब्जॉर्प्शन। अब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का, इन्हीं न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट्स टूटे हैं, अभी हमारी बॉडी में घुलने भी तो चाहिए, मिलने भी तो चाहिए भाई। न्यूट्रिएंट्स इतने मुश्किल से हमने तोड़े हैं, डाइजेस्ट किए हैं, तो उसे मिलना भी तो चाहिए, हमारी बॉडी में हर सेल के पास पहुंचना भी तो चाहिए, वो न्यूट्रिएंट जरूरी भी तो है एनर्जी को बनाने के लिए। तो अब जो न्यूट्रिएंट जो टूटे हैं उनका ब्लड में शामिल होना, यानी ब्लड में घुलना या ब्लड में मिलना, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स का ब्लड में शामिल होना, शामिल होना, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं, समझ लीजिए आप, न्यूट्रिएंट्स का ब्लड में शामिल होना, क्लियर है। ब्लड में शामिल हो रहे हैं तो क्या है, ये एब्जॉर्प्शन है। एसिमिलेशन क्या है, अब भाई ब्लड में तो शामिल हो गई, ब्लड में तो न्यूट्रिएंट शामिल हो गए, अब वो न्यूट्रिएंट हर सेल के पास जाएगा ना, हर सेल के पास वो न्यूट्रिएंट जाएगा। अब हर सेल क्या करेगी, मान लीजिए कोई सेल, अब वो सेल यूज करेगी ना उस न्यूट्रिएंट का, भाई न्यूट्रिएंट आ गया, न्यूट्रिएंट करना क्या है, उसका यूज करना है ना। तो सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का यूज करना, किसके लिए सेल यूज करेंगे, रिपेयर करने के लिए, नई सेल्स को बनाने के लिए, जो सेल डैमेज हो गई उसको रिपेयर करने के लिए ना। तो रिपेयरिंग के लिए, नई सेल्स को बनाने के लिए अब उनका उस न्यूट्रिएंट का यूज होगा। तो यानी एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि यूज करना उन न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है ना, किसके लिए, सेल को रिपेयर करने के लिए, सेल डैमेज हो गई उसको रिपेयर करने के लिए या नई सेल्स को बनाने के लिए यूज करना न्यूट्रिएंट का, क्लियर है, एसिमिलेशन। लास्ट हमारी स्टेप होती है एजेशन। एजेशन का मतलब अब जो खाना तुमने खाया है, जो खाया है वो सारा डाइजेस्ट नहीं होगा, सारा का सारा ही नहीं पच जाएगा, उसमें कुछ ऐसा भी होगा जो आपके पेट में नहीं हो सकता पच रहा हो, आपसे नहीं चल रहा हो। तो अब वो चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना वो बाहर निकल जाएंगी, कहां निकल जाएंगी भाई, बाहर निकल जाएंगी, हमारी बॉडी से आउट हो जाएंगी। तो वो कहलाएगा क्या, एजेशन। क्या कहलाएगा, एजेशन, यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर, फीकल मटेरियल को बाहर निकालना, वो प्रोसेस कहलाएगी एजेशन। क्लियर है इतनी बात। तो हमने फूड को अंदर लिया, इंजेशन। अब फूड को डाइजेस्ट किया, यानी उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को तोड़ा, डाइजेशन। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो टूटे वो ब्लड में मिलेंगे, एब्जॉर्प्शन। ब्लड से सेल्स के पास जाएंगे, सेल उनका यूज करेगी, एसिमिलेशन। और अब जो बचा कुचा भोजन रह गया है वो बाहर निकाल देंगे बॉडी से, दैट इज एजिशन। क्लियर है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजिशन, ये 5 स्टेप हैं जिनमें हमारा न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमें चीजों को समझना है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। डायग्राम देखिए, ये है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम बीच बीच में इस डायग्राम को यूज करते रहेंगे और इनके कुछ पार्ट्स को भी कहीं ना कहीं हम यूज करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये हमारा पूरा डाइजेशन के काम में आता है और न्यूट्रिशन कराता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। यही पूरा सिस्टम है, ठीक है ना। अभी देखिए, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने 2 चीजों में इसको बांट दिया है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 चीजों में बांट दिया है। किन 2 चीजों में? एक तो हमने ये बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर एक कैनाल है, एक लंबी सी पाइप है जिसका नाम दिया हमने एलिमेंट्री कैनाल। क्या नाम दिया? एलिमेंट्री कैनाल। क्या नाम दिया हमने? एलिमेंट्री कैनाल। एक लंबी सी पाइप है, आप इमेजिन करिए कि एक लंबी सी पाइप है जिसमें क्या है, ऊपर से खाना जा रहा है, नीचे से निकल रहा है। समझ रहे हो? ऊपर से खाना जा रहा है, नीचे से निकल रहा है, बस एक लंबी सी पाइप है। तो वही है क्या, एलिमेंट्री कैनाल। ऐसे ही अपने शरीर में भी है, यहां से खाना जाता है और पीछे से निकल जाता है। तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन इनमें बहुत सारे अलग 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 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? जैसे माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और आखिरी एनस, जहां से भोजन जो पचा नहीं होता है, भोजन अपच वाला जो भोजन है वो बाहर निकलता है। क्लियर है? जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बाहर जो निकलता है, ठीक, तो वो एनस। तो यानी माउथ से हमने फूड को लिया और बीच में सब ऑर्गन आएंगे, क्या काम है सबके बताएंगे हम, टेंशन मत लीजिए, और लास्ट में एनस से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? इनके बीच में, इनके रास्तों में, यानी इनके रास्ते में कुछ ग्लैंड्स पड़ती हैं, कुछ ग्रंथियां पड़ती हैं। ग्लैंड्स ऐसे समझ लीजिए
किसी ना किसी चीज का सिक्रीशन कराएंगी, कोई ना कोई चीज छोड़ेंगी, ठीक है ना। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? एक तो सर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, दूसरा लिवर है, ये भी एक ग्लैंड होती है, ठीक है ना। गाल ब्लैडर लिवर से जुड़ा होता है, इसीलिए मैंने यहीं पर लिख दिया। और पैंक्रियाज है, क्या है? पैंक्रियाज है। ये हमारी ग्लैंड्स जो हेल्प करेंगी भोजन को पचाने में या न्यूट्रिशन कराने में, कुछ भी आप बोल लीजिए, ठीक। इसके अलावा एक टर्म और आता है जिसका नाम है एंजाइम। क्या नाम है? एंजाइम। इसको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, अपने अंदर जो फूड है, क्या है? अपने अंदर जो भोजन हम खाएंगे, भाई हमें करना क्या है इसमें? भोजन को अंदर लेना और पचाना, यही तो पूरा काम करना है, यानी वही 5 स्टेप पूरी करनी जो मैंने अभी हमने आपको बताई थी कुछ देर पहले। तो इन 5 स्टेप को करने से पहले हम कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। हम जो भोजन खा रहे हैं उसमें मेन चीजें क्या है, यानी मेन हमें चीज क्या पचानी है। भाई जैसे मिनरल है, वाटर है, ये तो ऐसे नॉर्मली पच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई हार्ड मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं मुझे समझनी पड़े। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है? तो आप ऐसे समझिए कि जो भी हम चीजें खाते हैं ना, उसमें है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मेनली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 हैं। मेनली कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं? वो 3 हैं। वो कौन कौन से 3 न्यूट्रिएंट्स हैं? वो 3 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो देखिए, हम यहां नाम लिख देते हैं 3 न्यूट्रिएंट्स का। एक तो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसको आप स्टार्च भी कहते हैं, सिंपल फॉर्म होता है ना उसका, स्टार्च भी कहते हैं। दूसरा है क्या? प्रोटीन। क्या है दोस्तों? प्रोटीन्स। तीसरा है क्या? प्रोटीन है। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है हमारा फैट। क्या है? फैट। तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च टूट करके किसमें बदलता है? ये बदलता है सिंपल सुगर्स में। किसमें बदलता है? सिंपल सुगर में। सिंपल सुगर बोले तो सिंपल सुगर क्या होता है? जैसे मेल्टोस हो गई, मेल्टोस क्या है? सिंपल सुगर है। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज क्या है? सिंपल सुगर है। क्लियर है इतनी बात? और जो प्रोटीन है ये बदलता है एमिनो एसिड्स में। एमाइनो एसिड बोल लो, एमिनो एसिड बोल लो, कुछ भी, एमिनो एसिड्स में बदलता है। और जो फैट है ये फैटी एसिड्स में बदलता है और ग्लिसरॉल में बदलता है। किसमें बदलता है? ग्लिसरॉल में। अब आपको बताओ, इतनी चीजें याद नहीं रहेंगी क्या? बहुत अच्छे से याद रहेंगी, दिख रहा है? बहुत अच्छे से याद रहेंगी। भाई जो हम भोजन खा रहे हैं, हमने बताया उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। भोजन खा रहे हो, पानी पी रहे हो, ये सब न्यूट्रिशन ही तो कर रहे हो, बहुत सारी चीजें शामिल है, लेकिन मेनली हमें 3 इसमें न्यूट्रिएंट पढ़ने हैं जो हमारे इस टॉपिक में काम आने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो हमारे फूड में होता है, दूसरा प्रोटीन जो हमारे फूड में होता है, तीसरा फैट। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च किसमें टूटता है? सिंपल सुगर में टूटता है, जो मेल्टोस ग्लूकोज ऐसी सुगर में टूटता है, सिंपल सुगर बोलते हैं हम लोग। और प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में, इतना याद कर लो। और फैट टूटता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, इतना याद कर लो। कोई दिक्कत है क्या? अभी इससे जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एंजाइम बताया था ना। तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को चेंज करना, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करना, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज करना, यानी कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्म को सिंपल वाले फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करेगा बीच में कौन? ये एंजाइम। इसीलिए याद रखना, एंजाइम क्या करते हैं? प्रोसेस को जल्दी करवाते हैं। जैसे डाइजेशन है, अगर एंजाइम्स ना होते तो डाइजेशन, हम आज खाना खाते 2-4 दिन में पचता जाकर के। एंजाइम्स उसको, उस प्रक्रिया को जल्दी करवाते हैं, रिएक्शन जल्दी करवाते हैं। ये होते हैं एंजाइम्स, मदद करते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम्स यहां मदद करेंगे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को सिंपल सुगर में बदलने में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने में, और फैट को फैटी एसिड से ग्लिसरॉल में बदलने में। कौन हेल्प करेगा? एंजाइम्स। वो हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करें। अभी हमने आपको ओवरव्यू पूरा दे दिया, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं। हमने क्या बताया? एक पाइप जो हमारा मुंह जो है ना, मुंह से लेकर के जो पाइप गई है पूरा एनस तक, वो है एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लंबाई कितनी होती है? एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई लगभग होती है 9 मीटर के करीब। कितनी होती है? 9 मीटर, 30 फीट के लगभग करीब होती है, 9 मीटर करीब होती है। क्लियर है इतनी बात? अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहला जो हम ऑर्गन पढ़ने, मतलब आप ये कह सकते हो सबसे पहली जो चीज पढ़ने जा रहे हो वो है माउथ, मुंह। भाई मुंह पढ़ोगे ना, भोजन कहां सबसे पहले ले जाओगे? मुंह के पास। मुंह से खाओगे ना भोजन। तो मुंह के पास भोजन ले जाने से पहले हमें माउथ के अंदर का स्ट्रक्चर समझना होगा। माउथ के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? तो अच्छा आप बताओ, माउथ के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? आप बोलोगे सर माउथ के अंदर तो टीथ है, दांत है नहीं है। माउथ के अंदर तो सर टंग है। तो टीथ और टंग दो चीजें हैं माउथ के अंदर या नहीं है? बताइए। माउथ के अंदर जो दो चीजें हैं, एक तो टीथ और एक टंग। तो देखिए माउथ का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें टीथ है, टंग है, दो चीजें। अच्छा, टीथ के भी टाइप्स होते हैं। टीथ 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक मॉलर, एक प्रीमॉलर, एक कैनाइन और एक इंसीजर। ठीक है ना। हर बात को हम यहां नोट डाउन नहीं करेंगे, कुछ चीजें हम यहां पे आपको समझाते रहेंगे डायग्राम के थ्रू या लिख के।
क्या बताया? टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स, मॉलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हिंदी वाले, चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक और कृंतक। ठीक है ना, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पीछे वाले मॉलर कहलाते हैं, जो दाढ़ें होती हैं हमारी। उसके बाद प्रीमोलर आते हैं, फिर कैनाइन, फिर इंसीजर। जो इनकी संख्या भी आ जाती है पूछने कभी कभी कि एग्जाम में पूछ रहे थे इनकी संख्या कितनी है, सॉरी इनकी संख्या कितनी, मॉलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर की। तो मॉलर्स 12 होते हैं संख्या में, प्रीमोलर 8 होते हैं, फिर कैनाइन 4 होते हैं, और फिर इंसीजर ये 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। मॉलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर। इंसीजर आगे के आप दांत देख रहे हो, तो ये 4 ऊपर 4 नीचे 8। ये नुकीले वाले आप देख रहे हो, ये 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद प्रीमोलर आते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, 2 इधर 2 इधर 2 ऊपर 2 इधर, तो ये टोटल 8 हो गए। और फिर आती है हमारी दाढ़ें, 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, तो 3 चौक 12, 3 4 12, 12 हो गए। क्लियर है इतनी बात? ये किसमें मदद करते हैं? तो देखो, हमने कोई भी भोजन को कट किया, कट कहां से करोगे? आगे वाले दांतों से। ठीक है ना, कोई भी चीज आप कट करोगे, आइसक्रीम कैसे खाओगे? सीधा ऐसा करके अंदर रख के खाओगे। बहुत सारी चीजें आती है होती है जो आप यहां से कट करते हो, तो ये इंसीजर जो आगे वाले दांत होते हैं, इंसीजर वो कट करते हैं चीजों को। कट किया, उसके बाद के दांत ये वाले जो होते हैं, जैसे गन्ना, गन्ने को आप ऐसे करके फाड़ते हो, ऐसे नहीं बीच से करते हो, ऐसे फाड़ते हो। मांस वाली कोई चीज खा रहे हो, ठीक है ना, कोई भी लेग पीस खा रहे हो, तो ऐसे ऐसे करके करते हो। तो ये टीयर के काम, यानी चीजों को फाड़ने के काम में आती है। उसके बाद कौन से दांत आते हैं? ये तो हो गए कैनाइन, ये हो गए इंसीजर नुकीले वाले। उसके बाद कौन से आते हैं? प्रीमोलर आते हैं। प्रीमोलर और मोलर क्या करते हैं? चीजों को, यानी जो हमारे जो अंदर जो फूड गया है उसको क्रश कर देते हैं, यानी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उसके। क्या कर देते हैं? टुकड़े टुकड़े कर देते हैं हमारे भोजन के, जिससे कि भोजन बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए। तो क्रश और ग्राइंड करते हैं कौन? मॉलर और प्रीमोलर। इतनी बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो क्या आपके समझ में आया जो हमने भी बताया कि मॉलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर का काम क्या है? दांतों का काम क्या है? कुल मिलाकर दांतों का काम है हमारे फूड को बिल्कुल तोड़ देना। तो क्या कर देना? बिल्कुल तोड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। हो गया इतना काम। अगला काम क्या है? अगला काम आएगा टंग का। टंग का डायग्राम देख लीजिए। टंग में डायग्राम के साथ आपको यह भी दिख रहा होगा कि टंग में अलग अलग टेस्ट बड्स होती हैं, स्वाद की कलिकाएं होती हैं। जो टंग है हमारी जीभ, जीभ को कभी आप माइक्रोस्कोप से ध्यान से देखना, इसमें छोटी 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 सी पेपलाई होती हैं। पेपलाई, पेपलाई क्या होता है? पेपलाई के अंदर टेस्ट बड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं, जिनसे हमें स्वाद का पता चलता है कि स्वाद मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, कैसा है। ठीक है ना? सबसे आगे स्वीट होता है, उसके बाद साल्टी, उसके बाद सोर, और सबसे पीछे बिटर, कड़वा महसूस होता है हमें। और बीच, जीभ का जो बीच वाला एरिया है वो यूमामी टेस्ट होता है। कैसा होता है? यूमामी। अभी आपने सुना ही नहीं होगा शायद यूमामी कभी, और सुना हो तो अच्छी बात है। स्वीट तो आपको पता ही है, मीठा, सबसे आगे वाले एरिया में सबसे ज्यादा मीठा लगता है, इधर वाले एरिया में सबसे सॉल्टी लगता है, बिल्कुल इधर वाले में खट्टा सोर लगता है, सबसे पीछे तरफ सबसे कड़वा लगता है। दवा हवा देखिए आपने, खाओ तो पीछे कितनी कड़वी जैसी लगती है। सबसे पीछे के एरिया में टेस्ट बड्स होती हैं, किसकी? बिटर की, कड़वी चीज जो लगती है हमें। और बीच वाला जो एरिया होता है, बिल्कुल बीच वाला यूमामी। यूमामी जैसे जैसे पानी हो गया आपका, वाटर हो गया ना, और मीट हो गया, मीट का, मांस का कैसा स्वाद होता है? अजीब सा थोड़ा सा। वो सूप हो गया, सूपी जो टेस्ट होता है वो यूमामी टेस्ट कहलाता है, तो वो यूमामी हो गया। तो ये सब टेस्ट बड्स किसके पास है? टंग के पास में। तो भाई टंग भी हेल्प कर रही है। अच्छा, टंग और किस चीज में हेल्प कर रही है? अब जो हमने भोजन को तोड़ा है टीथ की मदद से, वो भोजन जो टुकड़ों में बटा है, तो वो भोजन टंग के पास, भाई टंग किसमें हेल्प कर रही है? भोजन को इधर ले जाने में, उधर ले जाने में। देखा है ना, आप इधर खा रहे हो, मान लो आपके दांत में दर्द हो गया, तो आप इधर पहुंचा दोगे, टंग की मदद से इधर पहुंचा दोगे। हेल्प क्लियर है ना? तो टंग इसमें मदद कर रही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं चीजों को। हमारे माउथ के अंदर इनर लाइनिंग्स हैं, यानी माउथ के इनर लाइनिंग्स में, यानी माउथ के अगर आप पीछे देखो तो कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं, उनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब आपके सामने डायग्राम आएगा और देखते रहिएगा। माउथ में आपने टीथ पढ़ा, टीथ के बाद आपने टंग पढ़ा, टंग के बाद में आप देखिए कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स आपको दिख रही होंगी। ये 3 जोड़ी ग्लैंड्स होती हैं। ये कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं, कुछ जीभ के नीचे और एक पीछे की तरफ। इनका नाम क्या है? एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, एक होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। मैंने क्या बताया? सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर में होती है हमारे माउथ के इनर लाइनिंग्स में, 3 पेयर में होती है। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड एक, दूसरा सबमैंडिबुलर, और तीसरा सबलिंगुअल। ठीक है ना? ये क्या करती हैं? ये सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। सलाइवा मतलब लार, लार बनाती हैं। बहुत जरूरी है लार। क्यों? इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, और आपको पता है हमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को इसमें बदलना है, प्रोटीन को इसमें बदलना है, और फैट को इसमें बदलना है। बस डाइजेशन कंप्लीट। ये हमने कर लिया, मतलब डाइजेशन कंप्लीट हो गया। इतना ही हमको करना, यही खेला है।
तो एंजाइम तो इसमें मदद करेगा ही, बताया था ना एंजाइम का काम। तो यहां पर क्या होता है एंजाइम, कहां पर, अभी मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमने मुंह में भोजन खाया, भोजन लिया, भोजन लेने के बाद क्या क्या हुआ भाई, हमने उसको टीथ से कट किया, ब्रेक डाउन किया। अब मैंने टंग की हेल्प से क्या किया, उसको मिला लिया। और माउथ के इनर लाइनिंग्स में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जिनके अंदर क्या है, सलाइवा है, 3 जोड़ी है सलाइवरी ग्लैंड्स, याद रखना। उनके अंदर क्या है, सलाइवा है, वो सलाइवा सीक्रेट कर रही है, लार छोड़ रही है। लार के अंदर क्या है, एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी एमिलेज, नाम याद रखिएगा। कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी एमिलेज। ये सलाइवरी एमिलेज जो होता है, इसका एक और नाम भी है सलाइवरी एमिलेज का, टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन। हालांकि स्पेलिंग इसकी स्टार्ट होती है पी से, TTYALIN, टाइलिन। टाइलिन या सलाइवरी एमिलेज, कुछ भी आप बोलो, इसके 2 नाम है। तो ये सलाइवरी एमिलेज या टाइलिन जो होता है, इसका ही काम है, इसी एंजाइम का, ये एंजाइम है और इसी का काम है क्या, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को सिंपल शुगर में बदलना। यानी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च सिंपल शुगर में कहां चेंज होती है, हमारे मुंह में। मुंह में भी, माउथ में भी, किसकी मदद से, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में भी किससे, सलाइवा से। सलाइवा के अंदर क्या है, सलाइवरी एमिलेज है। वो क्या है, एक एंजाइम है। क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर रहा है, किसमें चेंज कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को सिंपल शुगर में बदलना है। इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब एक यहां अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपसे कोई पूछे, ये बताओ डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, डाइजेशन है क्या, डाइजेशन बताओ, डाइजेशन किसे कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। भाई न्यूट्रिएंट टूट गया, अपने अंदर शामिल हो गया, डाइजेस्ट हो गया, इसका मतलब। तो हमने सबसे पहला न्यूट्रिएंट तोड़ा कहां, अपने मुंह में। इसका मतलब डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, मुंह से। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे करता है कि डाइजेशन कहां शुरू होता है, तो आप ये मत कहना पेट से, डाइजेशन है तो वो पेट से नहीं। इमेज ऐसी मत बनाना, इमेज ऐसी बनाओ कि वो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि माउथ के अंदर है सलाइवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को बदल रहा है सिंपल शुगर में। और सिंपल शुगर में कोई चीज, यानी कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है और न्यूट्रिएंट टूट रहा है, इसका मतलब डाइजेस्ट हो रही चीज है। डाइजेशन यानी स्टार्ट हो गया हमारे मुंह से। तो माउथ में सबसे पहला हमारा न्यूट्रिएंट टूटता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, किसमें, किसमें टूटता है, किसमें टूटता है, हाँ, सिंपल शुगर में। क्लियर है। अब क्या हुआ, वो भोजन, उस भोजन में क्या मिल गया, लार मिल गई, सलाइवा मिल गई। उस सलाइवा में सलाइवरी एमिलेज था, उसने तोड़ दिया। अच्छा, जब लार और ये भोजन दोनों चीजें मिलती हैं, तो वो अपना जो रूप है, यानी जो खाना का जो खाना का पार्टिकल गया था ना अंदर, वो एक बॉल जैसी बन जाती है, गेंद जैसी बन जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं बोलस। क्या कहने लगते हैं, उसका नाम पड़ जाता है बोलस। क्या नाम पड़ जाता है, बोलस। गोल गोल सी हो जाती है। अब वो चीज टंग की मदद से अंदर की तरफ धकेली जाती है। अंदर की तरफ एक एरिया आता है फेरिंग्स। क्या आता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स वो जगह है, फेरिंग्स वो जगह है जहां पर फूड और वाइंड दोनों एक साथ जाती हैं। यानी एक ऐसा द्वार जहां पर भोजन भी जाता है और हवा भी एक साथ जाती है, यानी एक कॉमन पासेज है। एक कॉमन पासेज है, किस चीज का पासेज है कॉमन, फूड का एंटर होने का और वाइंड के एंटर होने का। क्लियर है, वही है क्या, फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स से क्या हो रहा है, फूड अंदर जा रहा है। लेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स भी सुना होगा। लेरिंग्स ये है वॉइस बॉक्स, जहां से आवाज आ रही है, वो लेरिंग्स है। ठीक, उसको छोड़िए, उसका यहां पे कोई काम नहीं है। तो फेरिंग्स होता है यहां पर। उस फेरिंग्स के जरिए क्या हो रहा है, भोजन अंदर जा रहा है। भोजन वहां से अंदर होते हुए जाता है हमारे ईसोफेगस में। कहां जाता है, ईसोफेगस में। देखिए, ये हो गया हमारा फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस क्या है, देख रहे हो, हम आपको डायग्राम दिखाते रहेंगे बीच बीच में। ईसोफेगस क्या है, एक लंबी सी पाइप होती है, फूड पाइप जिसे हम कह सकते हैं, यानी भोजन की नली। भोजन की नली होती है जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं, साइंस की भाषा में आप कह सकते हो ईसोफेगस। इसकी स्पेलिंग कई बार ओ से भी स्टार्ट होती है, कई बार ई से भी, कुछ भी कह लो आप। एलिमेंट्री में भी ऐसे होता है, ई से भी स्टार्ट कर देते कई लोग, स्पेलिंग ए से भी स्टार्ट करते हैं, स्पेलिंग कोई इतना मैटर नहीं करती है। ईसोफेगस, तो ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप है। इसकी लंबाई कितनी होती है, कई बार आया था क्वेश्चन में, तो 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। मीटर में पूछो तो 0.25 मीटर, उसमें क्या है, तो 0.25 मीटर इसकी लगभग लंबाई होती है। अच्छा, इसमें एक मूवमेंट होता है, फूड यहां अंदर गया तो ये पतली होती है, तो फूड ऐसे कहीं फंस ना जाए बीच में, तो इसमें लगातार एक मूवमेंट होता रहता है। इस तरीके से एक मूवमेंट होता है, यहां पे हम शो कर देंगे डायग्राम में। एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये कौन करवाता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट चल रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे क्या होता है, बोलस, मान लीजिए पीछे से बोलस आया, बोलस यानी वही फूड का पार्टिकल, वो आया। अब वो ऐसे करके अंदर जब जाएगा तो यहां फंस ना जाए, तो वो ऐसे मूवमेंट होता रहेगा जिससे वो आगे धकेलता जाएगा, धकेलता जाएगा, आगे तरफ जाता रहेगा। डायग्राम में आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा बोलस कैसे अंदर जाता है, और जा करके सीधा ये हमारे पेट से जुड़ती है। क्या, ईसोफेगस। ईसोफेगस किससे जुड़ी है, हमारी स्टमक से। डायग्राम में देख लीजिए,
ईसोफेगस हमारी सीधा स्टमक से जुड़ी है, दिख रही है ना, पेट से जुड़ी एक नली जो ऊपर से जुड़ के आई, ऊपर से आई है, पेट से जुड़ रही है। पेट क्या है? पेट एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप का। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ईसोफेगस में जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कई जगहों पर पेरिस्टाल्सिस लिखा होता है, तो एक ही बात है, ठीक है ना। अब वो हमारा जो ईसोफेगस है वो जो किससे जुड़ा करके, हमारे पेट से। किससे जुड़ा? पेट से। अच्छा पेट में क्या है? पेट में कुल 3 चीजें हैं, याद रखिएगा। स्टमक में कितनी चीजें हैं? कुल 3 चीजें हैं। स्टमक में कुल 3 चीजें हैं। चलिए यहां लिख देते हैं, स्टमक पढ़ा ना, स्टमक में कुल 3 चीजें हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? कौन कौन सी 3 चीजें? एक HCl है, दूसरा पेप्सिन है, और तीसरा म्यूकस है। HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये किसमें है? स्टमक के अंदर। कहां है? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर कुल मिला के 3 चीजें हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अच्छा अभी जो फूड आया, बोलस जो आया, वो कहां आया? हमारे पेट के अंदर। पेट के अंदर गया, पेट के अंदर एक तेजाब भरा है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड माना जाता है, किसी भी चीज को जला सकता है, चाहे फिर वो लोहे की चीज क्यों ना हो, उसको भी खत्म कर सकता है एक समय पे। अब इतना खतरनाक है तो हमारे पेट में क्या कर रहा है भाई? और हम जिंदा कैसे हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा जिंदा कैसे, पहले इसका जवाब दे देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए अपने पेट के अंदर एक लेयर होती है म्यूकस की। म्यूकस क्या है? अगर आप खाना खा रहे हो तो आप इस वीडियो को स्टॉप कर दो। जैसे आपने नाक देखी है, नाक लिबलिब सी होती है, तो वो म्यूकस ही है। क्या है? म्यूकस। वैसे ही अपने पेट के अंदर एक लेयर होती है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस। वो म्यूकस लेयर जो है वो हेल्प करती है HCl के हार्श एक्शन से बचाने में, यानी HCl से बचाने में हेल्प करती है, यानी HCl डैमेज ना कर दे हमारे पेट की लेयर को, उससे बचाती है म्यूकस की लेयर। क्लियर है इतनी बात? तो हमें HCl समझ में आ गया, म्यूकस समझ में आ गया। अच्छा HCl का काम क्या है? अगर कोई पूछ दे HCl का काम क्या है अपने पेट के अंदर, तो देखो HCl के 2 काम है। एक तो HCl फूड को एसिडिक बनाता है। HCl क्या करता है? फूड को एसिडिक बनाता है, एसिडिक बनाता है। दूसरा, ये बैक्टीरियाज को मारता है, जर्म्स को मारता है, जो भी खराब बैक्टीरिया, जो गंदगी जो आ गई होगी अपने पेट के अंदर, कोई भी चीज, जो हम लोग कई सारी चीजें ऐसे बाहरी चीजें खा लेते तो गंदगी भी तो आ जाती है, शामिल हो जाती है, उसमें आ जाती है अंदर, तो वो HCl उसे मार देगा, खत्म कर देगा। उसके अंदर जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, बैड बैक्टीरियाज हैं, उनको खत्म कर देगा, नष्ट करने का काम करता है। तो HCl के 2 काम है। क्या क्या? एक तो ये बैक्टीरियाज को मार रहा है, जर्म्स को मार रहा है, जो अपने अंदर खराब चीजें आ रही हैं, और दूसरा ये एसिडिक बनाता है फूड को। अच्छा इसने फूड को एसिडिक क्यों बनाया? और यहां पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन है एक एंजाइम। अब भाई हमने, याद होगा आपको, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को तोड़ दिया था सिंपल शुगर में, मेल्टस ग्लूकोज में तोड़ा था ना, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हमने समझ लिया। अब हम प्रोटीन को तोड़ेंगे ना, तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, बोलो हाँ, कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, बताया था ना मैंने, ये एंजाइम्स काम करवाएंगे। तो यही वो एंजाइम है, पेप्सिन ही वो एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलेगा। क्या करेगा? प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलेगा। कौन बदलेगा? पेप्सिन। ठीक है ना, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन बदलेगा? पेप्सिन। लेकिन पेप्सिन की एक शर्त है, पेप्सिन कह रहा भाई मैं तब तक नहीं बदलूंगा, इनके अलग ही नखरे हैं एंजाइम के, वो कह रहा भाई मैं तब तक नहीं बदलूंगा प्रोटीन को एमिनो एसिड में जब तक मुझे भोजन एसिडिक ना मिल जाए। और भोजन को एसिडिक कौन बना देगा भाई? HCl। तो HCl ने बोला हाँ भाई कर तो रहा हूं ये काम, फूड को एसिडिक बना तो रहा हूं, बना दिया, अब आप अपना काम करिए। तो इसने क्या कर दिया? इसने बोला हाँ ठीक है भैया, भोजन अगर एसिडिक मिल गया हमको, तो हम क्या करेंगे? हम भाई प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देंगे। तो यहां पर क्या होता है? पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, यानी तोड़ देता है। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर आते आते हमने 2 न्यूट्रिएंट्स का टूटना समझ लिया है कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च सिंपल शुगर में चेंज हो रहे हैं और किस प्रकार से प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल रहा है। इतनी चीजों को हमने आसानी से समझा। क्या ऐसी कोई बात रही बीच में जो आपके समझ में ना आई हो? हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, विद डायग्राम चल रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना सब चीजें? ठीक है, तो ये स्टमक की चीज समझ में आई। अब क्या हुआ? यहां पर भोजन जो गया अंदर, अभी तक बोलस था। बोलस क्या था याद करो, मैंने बताया था ना, एक बॉल के रूप में हो जाता है भोजन, जब उसमें सलाइवा मिलती है तो बोलस बन जाता है बॉल के रूप में, ठीक है ना, बोलस कहलाता है वो। अभी जब भोजन अंदर गया तो अंदर था HCl तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो अब भोजन मिल गया लिक्विड में। और जब भोजन सेमी लिक्विड हो जाए, यानी अभी तो फूड के पार्टिकल मौजूद हैं और कुछ कुछ उसमें पानी भी मिल गया, लिक्विड लिक्विड सा हो गया, अभी तक तो बॉल जैसा था, अब लिक्विड लिक्विड जैसा हो गया। तो जब ये भोजन सेमी लिक्विड रूप में आ जाता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और कब होता है? जब स्टमक में जाता है, तब इसको हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं, इस फूड के पार्टिकल को दूसरा नाम दे देते हैं। अभी तक बोलस था, अब इसका दूसरा नाम दे दिया हमने काइम। क्या नाम दे दिया? काइम।
तो हमारा भोजन कैसा हो जाता है, काइम हो जाता है। इसका फॉर्म, भोजन का फॉर्म कैसा हो जाता है, फूड का फॉर्म, फूड फॉर्म कैसा हो जाता है, काइम हो जाता है। फूड का रूप कैसा हो गया, काइम। काइम बोले तो सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सा, लेकिन अभी सॉलिड भी है कुछ कुछ। तो ये हो गया। अच्छा, अब स्टमक के बाद देखिए डायग्राम में, स्टमक से नीचे एक नली जुड़ी हुई है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। पतली पतली से गई है, बहुत सारी घूमी है, बहुत ज्यादा घूमी है, घूमी है ना बहुत ज्यादा। अभी ऊपर भी एक गई होगी, उसको मत देखिए आप, स्टमक से देखिए नीचे से वो पीछे की तरफ से गई होगी, पतली सी नली, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। यहां पर दो तीन चीजों के काम आते हैं। क्या आते हैं अभी समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले थोड़ा सा हम यहां डायग्राम बनाएंगे, उसको समझेंगे, और बाकी डायग्राम आप समझते रहिएगा अपने हिसाब से। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, पहले ये चीज आ जाती है। स्टमक समझ लिया हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे 6 मीटर। कितनी, 6 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई पूछी जाती है तो 6 मीटर इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है। क्लियर है। लार्ज इंटेस्टाइन की पूछी जाए, चलो भी बता देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है, 6 मीटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, तो देखो, मान लो जैसे ये स्टमक था, ये स्टमक था। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, याद रखना। अगर कोई पूछे कि जे शेप्ड ऑर्गन का नाम बताओ जो जे शेप्ड हो, जे ABCDEFGH जे, जे शेप्ड ऑर्गन, तो स्टमक। अच्छा आगे देखिए, स्टमक के आगे ही तो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी हम स्टमक के बाद की स्मॉल इंटेस्टाइन वाली जो लेयर है उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो देखिए किधर समझाएं, इसको इरेज कर देते हैं और यहीं समझ लेते हैं। देखिए, ये इमेजिन करिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसके अंदर क्या बना रहे हैं सब बताएंगे आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अभी हमने यहां पे लिखा था ना कुछ ग्लैंड्स मदद करती हैं, हमने सलाइवरी ग्लैंड्स तो पढ़ ली, अभी और भी तो ग्लैंड रह गई हैं। तो देखो, लिवर और गॉल ब्लैडर। तो देखो आपको पता होगा, देखो आप ध्यान से डायग्राम में, डायग्राम आपको दिख रहा है उस तरफ, तो डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, जहां स्टमक है, स्टमक के ऊपर लीवर लगा हुआ है। क्या है, लीवर है, लीवर है ना, इस तरीके से, इस तरीके से लीवर है, लीवर है। और लीवर के साथ देखिए, लीवर के साथ में एक नीचे, नीचे एक ऑर्गन जुड़ा होता है जिसका नाम, एक ऑर्गन जुड़ा होता है, ग्लैंड जुड़ी होती है कह सकते हैं, जिसका नाम होता है गॉल ब्लैडर। क्या नाम होता है, गॉल ब्लैडर। इसको हम लोग कहते हैं पित्त की थैली। क्या बोलते हैं, पित्त की थैली। इसका काम क्या होता है, पित्त की थैली नाम क्यों है, इसके अंदर बाइल जूस स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, बाइल जूस। और बाइल जूस बनाता कौन है, लिवर। लिवर वो ग्लैंड है जो बाइल जूस बनाती है। और लिवर के, ये मान लीजिए लिवर है, लिवर के जस्ट नीचे अटैच होता है क्या, गॉल ब्लैडर। अब लिवर तो बना रहा है किसको, बाइल जूस को, अंदर ही अंदर, उसके अंदर सारी ऐसी फैली हुई है ट्यूब जैसी, किसकी, गॉल ब्लैडर की। तो जैसे ही वो बन रहा है बाइल जूस, वो ट्यूब से जा रही है और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो रही है। तो गॉल ब्लैडर क्या है, एक स्टोरेज जैसा काम कर रहा है, यानी वो स्टोर कर रहा है किसको, बाइल जूस को। कौन, गॉल ब्लैडर। बना कौन रहा है, लिवर। याद रखना ये बात। प्रोड्यूस कौन करता है, बाइल जूस, आप बोलेंगे लिवर। अच्छा, बाइल जूस के अंदर एक और चीज आती है, बाइल साल्ट। क्या आती है, बाइल साल्ट। तो इधर देख लीजिए, गॉल ब्लैडर और लिवर दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि बाइल जूस, क्या, बाइल जूस और बाइल साल्ट, क्या, बाइल साल्ट, ये दोनों चीजें निकलती हैं कहां से, लिवर से। और ये लिवर की जो नलियां है ना, जो गॉल ब्लैडर के साथ जो नलियां गई हैं, बाइल डक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, ये जाके जुड़ती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जुड़ती हैं जाके, ये जुड़ती हैं जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जुड़ती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या क्या रिलीज हो रहा है, बाइल जूस और बाइल साल्ट, दो चीजें बन रही हैं। किधर तरफ से, लिवर की तरफ से। इस तरफ क्या था, याद करो, पैंक्रियाज। गॉल ब्लैडर तो हो गया, ये भी हो गया, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कैसा ऑर्गन है, अच्छा गॉल ब्लैडर किस शेप का ऑर्गन है, ये भी पूछा जाता है। तो आप कहेंगे पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार का होता है, पियर शेप्ड बोला जाता है ऑर्गन। कौन सा, गॉल ब्लैडर। अच्छा, पैंक्रियाज जो है ये लीफ के शेप का होता है, पत्ती जैसा होता है, दिख रहा होगा आपको इस तरीके से, ये होता है पैंक्रियाज। क्या होता है, पैंक्रियाज, ऐसे पत्ती के शेप का होता है, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, इसको हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं। अच्छा, पैंक्रियाज के तरफ से भी कुछ आ रहा होगा, इधर पैंक्रियाज है ना, इधर क्या है, पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज की तरफ से भी कुछ आ रहा होगा। हाँ, कुछ पैंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं। कौन कौन से पैंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं 3 पैंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं। एक तो आ रहा है एमिलेस,
पैंक्रियाटिक एमिलेज, पी एमिलेज लिख देते हैं शॉर्ट में, पी एमिलेज, पैंक्रियाटिक एमिलेज। दूसरा क्या आ रहा है? ट्रिप्सिन। क्या आ रहा है? ट्रिप्सिन। और तीसरा क्या आ रहा है? लाइपेज। क्या आ रहा है? लाइपेज। तो याद रखना, एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये तीन चीजें पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज कर रहा है इसमें। इसकी भी नली गई है किसमें? इससे जुड़ी हुई है, अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जुड़ी हुई है। और ऊपर से मैंने क्यों एरो बनाया है? तो ऊपर से तो आपको पता है ये काइम, यानी वही फूड जो भोजन था ऊपर, वो आ रहा है नीचे। ठीक है ना? अब यहां से कुछ चीजों को हम समझेंगे अच्छे से। ऊपर से भोजन आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इधर लीवर की तरफ से कुछ लीवर छोड़ रहा है, क्या क्या छोड़ रहा है? बाइल जूस और बाइल साल्ट। और उधर पैंक्रियास की तरफ से क्या आ रहा है? पैंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं। कौन कौन से? ये तीन, एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पैंक्रियाटिक एमिलेज और ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को तोड़ लिया, प्रोटीन को तोड़ लिया, बचा क्या? फैट ही तो बचा है ना। फैट को ही तो मैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदलना है, यही तो रह गया है। डाइजेशन खत्म हो जाएगा हमारा। तो समझिए इस बात को। होगा क्या? अब जो फूड ऊपर से आ रहा है, जो फूड ऊपर से आ रहा है, इधर तरफ से लीवर बाइल जूस और बाइल साल्ट को भेजेगा। लेकिन 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 फैट को कौन पचाएगा? मेन बात, फैट को पचाने में कौन सा एंजाइम काम आएगा? वो है लाइपेज। कौन है? लाइपेज। लाइपेज बोलेगा कि भाई मैं फैट तो पचाऊंगा, लेकिन इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। लाइपेज क्या कह रहा है? लाइपेज कह रहा है कि मेरा काम है फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलना, मेरा काम है, हम बदलेंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं बदलेंगे, हमें फूड एसिडिक नहीं चाहिए। अभी तक फूड कैसा था? एसिडिक, याद है ना ऊपर। अब इन्हें फूड चाहिए भाई अलग, इन्हें फूड चाहिए एल्कलीन। कैसा चाहिए? एल्कलीन, कड़वा कड़वा टाइप से एल्कलीन चाहिए। अब इन्हें फूड एल्कलीन चाहिए। इनकी पहली कंडीशन तो ये। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी है इनकी। दूसरी कंडीशन क्या हम बाद में बताएंगे, पहले आप ये समझो लाइपेज कह रहा है कि फूड होना चाहिए एल्कलीन। कैसा होना चाहिए फूड? एल्कलीन। तो फूड को एल्कलीन कौन बनाएगा? वो है ये बाइल जूस। कौन है? बाइल जूस। ये बाइल जूस लीवर छोड़ेगा और ये मिलेगा किसमें? हमारे फूड में। और हमारा फूड कैसा बन जाएगा? एल्कलीन बन जाएगा। फूड एल्कलीन बन जाएगा तो हम लोग लाइपेज से कहेंगे भैया अब तो डाइजेस्ट कर लो, अब तो तोड़ दो। किसको? फैट को। किसमें? फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में। तोड़ो भाई, अब तोड़ो। ये कह रहा अब भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इसका दूसरा एक रूल रह गया, ये दूसरे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन रह गई। ऐसे नहीं मानता, ये नखरे लेता है। अब लाइपेज कह रहा है दूसरा हमारा भाई ये है कि फैट, सोचो फैट, उसका नाम ही फैट है, तो फैट के मॉलिक्यूल होते हैं बड़े, वाकई में बड़े होते हैं। फैट के मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं, ऐसे करके, ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल। तो वो कह रहा है कि भाई हमें देखो इनके छोटे छोटे टुकड़े करके दे दो, छोटे छोटे टुकड़े करके दे दो, हम इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। इतना बड़ा टुकड़ा हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इस पर कोई हथौड़ा मार दो तो टूट जाए। तो हथौड़े वाले काम करेगा कौन? बाइल साल्ट। ये बाइल साल्ट होता बाइल जूस के ही अंदर है। तो कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा ओनली बाइल जूस, कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा ओनली बाइल जूस, लेकिन उसकी टेंशन मत लो। बाइल जूस, बाइल साल्ट हमने अलग अलग भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो बाइल साल्ट क्या कराएगा? फैट्स को तोड़ेगा। और याद रखना ये टर्म एक आता है यहां पर, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को तोड़ना, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, क्या बोला मैंने? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कौन कराएगा? कौन कराएगा? बाइल साल्ट। बाइल साल्ट बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदल देगा। तो लाइपेज अब बोलेगा, इसने क्या बोला था कि हमें बड़े बड़े टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए। कैसे चाहिए? छोटे छोटे। तो इसने क्या कर दिया? छोटे छोटे कर दिए। किसने कर दिया? बाइल साल्ट ने। बाइल जूस ने क्या किया? एल्कलीन बना दिया। इसकी दोनों कंडीशन पूरी हो गई। अब लाइपेज डाइजेस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, 20 बार करेगा। तो अब लाइपेज क्या करेगा? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में फैट को चेंज कर देगा। अच्छा, ये चेंज कर देगा, सर ये बताओ ये एमिलेज, ट्रिप्सिन क्या नाच देखने के लिए आए थे? इनका यहां इस शो में काम क्या था? ना तो इन्होंने किसी को एंटरटेन किया, ना कुछ किया। तो इनका काम क्या था? बाकी सबको तो आपने काम बता दिए। गॉल ब्लैडर का अपना काम बताया, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल जूस को, बाइल जूस बनाता है लीवर, तो वो आपने सारे काम बताए हमको, ठीक है ना। लीवर, बाइल जूस, बाइल साल्ट सब रिलीज हो रहा है। पैंक्रियाटिक जूसेस, तीन पैंक्रियाटिक जूसेस हैं। लाइपेज का आपने भी काम बताया। ये एमिलेज, ट्रिप्सिन क्या कर रहे थे? तो सुनो हमारी बात। आपको अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है फूड का, तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होता है भाइयों? स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है फूड का। ये बात ध्यान रखना। सबसे ज्यादा भोजन कहां पचता जाके, या ये कह लो मेन भोजन पचता कहां जाके? यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, छोटी आंत में पचता है। अच्छा, छोटी आंत लंबी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, ये बात ध्यान रखना। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है,
लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो बात की बात है। अभी देखिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है, इसीलिए ऊपर से जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो पचा था ना, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में किसमें चेंज हुआ था आपको याद है? सिंपल शुगर में बदला था। तो सिंपल शुगर में जो बदला था उसमें से मान लो अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट रह गया, नहीं पच पाया था, या नीचे आके प्रोटीन पचा था, अमीनो एसिड में बदला था, मान लो कुछ प्रोटीन रह गया, नहीं पच पाया, तो अब वो नीचे आ जाएगा, तो वो नीचे जाके वो भी पच जाना चाहिए, यानी हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, सबको ही बाकायदा हम तोड़ेंगे, सबको ही पचाएंगे। तो ये पैंक्रियाटिक एमिलेज, एमिलेज का काम ऊपर क्या था? कार्बोहाइड्रेट को चेंज करना। किसमें? सिंपल शुगर में। तो ये पैंक्रियाटिक एमिलेज क्या करेगा? जो बचा कुचा जो भी कार्बोहाइड्रेट रह जाएगा ना, जो नीचे आ जाएगा, उसको भी डाइजेस्ट कर लेगा। इतना काम इसका है, इजी है ना। एमिलेज का काम ऊपर भी यही था कार्बोहाइड्रेट वाला, इसका भी यहां भी यही है। ट्रिप्सिन तो याद करो, पेप्सिन था, अभी मैंने इरेज कर दिया। स्टमक में था ना, स्टमक के अंदर 3 चीजें थी, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। बताया था ना, HCl से बचाता है म्यूकस और पेप्सिन होता है एंजाइम। पेप्सिन क्या कर रहा था? प्रोटीन को चेंज कर रहा था ना, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, प्रोटीन को चेंज कर रहा था ना अमीनो एसिड में, याद है? ऐसे ही उसका देखो, उसका भैया है ये ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन उसका भैया है। तो यानी ट्रिप्सिन क्या करेगा? वही काम, बचे खुचे प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। कौन? ट्रिप्सिन। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। तो पैंक्रेटिक जूस, लिवर, गाल ब्लैडर, काइम वाइम सब समझ में आ गया आपके। अच्छा, होता क्या है इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो डायग्राम में विलीज होती हैं। क्या होती हैं? विलीज। विलीज क्या होती है? ये इस तरीके के डायग्राम होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें लोग विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली। विली ऐसे घूमी 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 क्यों होती है? क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। ऐसे सीधी कर दोगे ना तो ये बहुत ज्यादा एरिया घेरेंगी, और ऐसे क्या है, ये कम एरिया में बहुत सारा एरिया कवर कर लेंगी। इससे क्या होगा? बहुत सारा डाइजेशन, बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होगा। इन विलीज के पीछे ब्लड की वेसल्स होती हैं। क्या होती है? ब्लड की वेसल्स। तो इन विलीज में क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट पच गए हैं, अब वो जाकर के इन विलीज में अवशोषित, यानी ये अंदर ले लेंगी। डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये डाइजेशन के बाद क्या करेंगे? ये अंदर ले लेंगे विलीज। किस चीज को? जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ले लेंगी, और ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड के अंदर भेज देंगी। समझ में आई बात? ब्लड वेसल्स के थ्रू पीछे अंदर ब्लड में भेज देंगी। ये काम पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है? 6 मीटर की लंबी होती है। अब ये 6 मीटर में ये काम चल रहा है, यानी पूरा पूरा भोजन यही पच रहा है। इसीलिए कहते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक बात अच्छी और है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन था अभी तक काइम था, याद है? ये बीच में आते आते रास्ते में इतनी लंबी ये नली है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, बीच में आते आते इसका भोजन हो जाता है काइल। कौन सा रूप हो जाता है? काइल। क्या बोलते हैं? CHYLE, काइल। काइल का मतलब, अभी तक बोलस पढ़ा, बोलस पढ़ा था ना, फूड का एक फॉर्म बोलस, जिसमें सलाइवा मिल जाए, सॉलिड स्टेट में होती है। फिर हमने पढ़ा काइम, सेमी लिक्विड स्टेट में होता है फूड। अब काइल समझो, मिल्की मिल्की सा हो जाए फूड, दूधिया जैसा, दूध जैसा हो जाए, दूध जैसा हो जाए, मिल्की सा हो जाए, मिल्की फ्लूइड हो जाए इसका, तो समझ जाओ क्या आ गया, वो क्या हो गया? काइल। कौन सा रूप हो गया उस फूड का? काइल। यानी वो काइल रूप कहलाता है फॉर्म। फूड का फॉर्म क्या कहलाएगा? काइल कहलाएगा। यानी वो फूड अब काइल कहलाने लगा, इतना समझो। क्लियर है? अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट देखो, दिख रहे हैं? सबसे ऊपर होता है ड्यूडेनम, जहां पेट से शुरू होती है, जहां स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां उभरा हुआ एरिया होता है गोल गोल सा, वो होता है ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। वहीं पर पैंक्रियाटिक जूसेस और लीवर के जूसेस जो सब मिलते हैं वो वहीं मिलते हैं, वहीं पर उनकी डक्ट्स गई होती है। ठीक है? उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता है बीच वाला एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच वाला एरिया। उस स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच वाले एरिया कहते हैं क्या? जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। अभी था ड्यूडेनम, अब आ गया नाम जेजुनम। जेजुनम बीच वाला पार्ट कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहां पर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं, और न्यूट्रिएंट्स टूट के सब अंदर जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स सब मिल रहे हैं, अवशोषित हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहां पर। ठीक है ना? और आखिरी में न्यूट्रिएंट्स सब मिल जाएंगे हमारे बॉडी के अंदर। तो आखिरी वाला पार्ट जो जुड़ा होता है किससे? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से। अब भाई अभी लार्ज इंटेस्टाइन भी तो रह गया, उसका भी तो काम है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बिल्कुल आखिरी पार्ट, जो आखिरी वाला हिस्सा होता है, वो कहलाता है क्या? इलियम। क्या कहलाता है? इलियम। क्या कहलाता है भाई? इलियम। इलियम वाला जो पार्ट है वही जुड़ा होता है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। किससे जुड़ा होता है? देखो डायग्राम में, लास्ट वाला जो पार्ट है ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, वो है इलियम। क्या है? इलियम। और जहां पर ये जुड़ा होता है, जहां पे इसका एरिया खुला, जहां ओपनिंग है, उस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। क्या कहते हैं?
इलियोसिकल वाल्व, इतना डिटेल में मत जाइए, बता दिया इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व के बाद हमारी शुरू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ये फूड कहां चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारी 1.5 मीटर लंबी है, ठीक है ना, और इसका शेप देखो आप कैसा है, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा ही है ना। पहले यूं ऊपर गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया। तो याद रखना हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके मेनली 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 4। कौन कौन से? एक है सीकम, एक है कॉलन, एक है रेक्टम और एक है एनस। क्या बोला मैंने? इसके 4 पार्ट्स हैं। इसको इरेज करके यहां लिख दें क्या? चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए भाई, हमने क्या बोला, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये 1.5 मीटर लंबी होती है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये पूरी गई होती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये अपेंडिक्स होती है। ये क्या होती है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में ज्यादा क्लास 10th में दिया नहीं है। ये चोंच जैसी है ना निकली हुई, ये अपेंडिक्स। इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। साइंस में लोग इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन पहले कहते थे, अब नहीं। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये है जिसका कोई जिसम का कोई काम ना हो, बेफालतू में, मतलब बिना मतलब का हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जब साइंटिस्ट लोगों ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये डाइजेशन में भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है और चीजों में हेल्प करती है, ठीक है ना। ये वेस्टिजियल ऑर्गन जब छोटे होते तब बहुत हेल्प करती है, छोटे बच्चों के अंदर। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन कही गई पहले की बात है, लेकिन अब के टाइम पे इसमें लोगों ने रिसर्च किया और शोध करने के बाद बताया कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ये यूज में भी आती है अपेंडिक्स, ठीक है ना। अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत खराब होता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा दर्दनाक ऑपरेशन होता है इसका, ठीक है ना। अभी देखिए इस वाले पार्ट को, यहां पर सबसे जो उभरा हुआ पार्ट होता है ये वाला पार्ट, जहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से जुड़ी होगी जो अंदर की ओर, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा क्या, सीकम। ये वाला पार्ट सबसे मेन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, ये वाला पार्ट सीकम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीकम। तो हमने क्या बताया, लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। एक तो है सीकम, दूसरा है कॉलन, तीसरा है रेक्टम और चौथा है एनस। तो सीकम कौन सा पार्ट है, देख लिया ना, यहां पर सबसे वो वाला पार्ट जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी है, वहां पे जो स्टार्टिंग है जिस लार्ज इंटेस्टाइन की, वो वाला पार्ट कहलाएगा सीकम। सीकम के ऊपर जाओ तो ये देखो, ये पूरी कॉलन है। कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन को ही कॉलन कहते हैं, लेकिन कॉलन की टाइप्स हैं। कितने टाइप हैं, 4 टाइप हैं कॉलन के। बहुत इजी है, देखो इधर ये ऊपर जा रही है तो इसको हमने बोल दिया असेंडिंग कॉलन। क्या कह दिया, असेंडिंग कॉलन। ये सीधी सीधी जा रही है तो हमने कह दिया ट्रांसवर्स कॉलन। क्या कह दिया, ट्रांसवर्स कॉलन। ये नीचे नीचे जा रही है ऊपर से नीचे, तो इसको कह दिया डिसेंडिंग कॉलन। क्या कह दिया, डिसेंडिंग कॉलन। और ये देख रहे हो यहां से घूमी हुई है, यहां से घूमी हुई है, इसको हमने कह दिया सिग्मोइड कॉलन। क्या कह दिया, सिग्मोइड कॉलन। क्लियर है। और यहां पर ये वाला एरिया यही कहलाता है क्या, रेक्टम। क्या कहलाता है, रेक्टम। और ये कहलाता है क्या, एनस। एनस, जहां से हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा, एनस, ठीक है ना। तो हमने 4 पार्ट्स पढ़े लार्ज इंटेस्टाइन के, कौन कौन से, सीकम, कॉलन, रेक्टम, एनस, ठीक है ना। तो अभी भोजन कहां चला गया, यहां सीकम के पास, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में और बड़ी बड़ी विलीज हैं, विलीज थी ना। यहां पर क्या होगा, पूरा भोजन तो भाई एब्जॉर्ब हो चुका है। अब यहां पर ये समझो आप लार्ज इंटेस्टाइन में जाते जाते अब भोजन भोजन नहीं रहा, यानी अब वो फीकल मैटर बन गया है। फीकल मैटर समझते हो ना, वेस्ट मटेरियल, पॉटी, वो बन गई है यहां पे जाते जाते, यानी ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है। अब ये अपने किसी काम का नहीं, इसमें बस थोड़ा बहुत पानी होगा। अब वो पानी भी लार्ज इंटेस्टाइन ले लेगा, यानी वो पानी भी नहीं छोड़ेंगे भाई। तो लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, उस वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया, किससे, अपने विलीज के थ्रू। पानी भी, मिनरल्स भी, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसमें जो भी 2-5 चीजें बची कुची रह गई होंगी। अभी क्या होगा, वो वेस्ट मटेरियल यहां से बढ़ेगा असेंडिंग कॉलन से, ट्रांसवर्स कॉलन में, डिसेंडिंग कॉलन में और सिग्मोइड कॉलन में जाएगा। और रेक्टम होता है। रेक्टम क्या है, रेक्टम वो जगह है जहां पर कुछ समय के लिए हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर रहता है, ठीक है ना। क्या होता है, वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे स्टोर होता रहता है, फिर एक टाइम पे हमको ब्रेन में मैसेज जाता है कि भाई अब हमको लगी है, अब हमको जाना है, ठीक है ना। तो रेक्टम क्या है, वो एरिया है, वो जगह है जहां पर हमारा वेस्ट मटेरियल जो फीकल मैटर है वो स्टोर हो रहा है। क्लियर है इतनी बात, फीकस जो है वो स्टोर हो रहा है, ठीक। एनस क्या है, एनस वो जगह है जहां जो ओपनिंग है। एनस क्या है, एक ओपनिंग है जहां से हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, वो है ओपनिंग। अच्छा, एनस के पास एनल स्फिंक्टर होता है। क्या होता है, स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर। इसका मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है, हमको अगर
लगी भी है जोर से, वेस्ट मटेरियल का हमें बाहर करना भी है, फीकल मैटर निकालना भी है, तो कभी ऐसा होता है क्या कि आप नॉर्मली खड़े हो, बैठे हो, बातचीत कर रहे हो और आप अचानक से कर दो? ऐसा तो कभी कभी नहीं होता ना। आपको पहले से एक मैसेज जाता है और आप अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हो उसको कि भाई 10 मिनट 15 मिनट हम वेट कर सकते हैं, उसके बाद कर लेंगे। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है? एनल की स्फिंक्टर, यानी वहां पर कुछ मसल्स हैं जो कंट्रोल कर सकती है उस ओपनिंग को, तो वो होती है एनल स्फिंक्टर, ठीक है ना। ये एनस के पास होती है एनल। रेक्टम क्या है? वो एरिया जहां पर वो वेस्ट मटेरियल स्टोर हो रहा है। अब वो यहां से जाएगा और यहां से निकलेगा जब आपकी इच्छा हो तब, ठीक है ना। तो रेक्टम और एनस, इसको भी हम समझ गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? सारी ग्लैंड्स आपको क्लियर हो रही है? पैंक्रियास का सब सिस्टम क्लियर हो गया, न्यूट्रिएंट सब क्लियर हो गए। तो मेनली हमने डाइजेशन, ह्यूमन के अंदर जो हमने डाइजेशन है वो लगभग पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर अपना कोई भी पॉइंट नहीं बचता है, सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। तो आज न्यूट्रिशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और कल की वीडियो में हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन को समझेंगे। पीडीएफ की चिंता मत करिएगा, 2-4 दिन के अंदर पीडीएफ ऑटोमेटिक लिंक कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो हमने क्या बोला आपसे कि आज हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट किया है, कल हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे और एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने की कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए, और करेंगे भी। 4 हमारी प्रोसेसेस हैं जिनमें हमने एक को कंप्लीट कर लिया है, 3 प्रोसेस बची हैं, उनके लिए 3 वीडियो अगर हम निकाल देते हैं तो बस बहुत है, 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो मुश्किल से 4 से 5 हमारी वीडियो बनेंगी जिस पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लाइफ प्रोसेसेस। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में, अगले नए जूस के साथ में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।